हेलो एवरीवन। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में जन्म चैप्टर का दूसरा भाग डिस्कस करेंगे, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये कहते किसे। हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य ये दो बिंदु है। कहते क्या है कि संतति यानी कि नया जीव जो उत्पन्न हुआ है रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप, तो उसे कहते हैं संतति। तो संतति केवल एक जनक द्वारा उत्पन्न होती है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे। और उत्पन्न संतति अपने जनक की एकदम समान होती है, यानी हूबहू फोटोकॉपी होती है। कैसे? आकारिकी और आनुवंशिकी दोनों तरह से वो हूबहू फोटोकॉपी होती है अपने जनक की, जिसे क्लोन कहते हैं। क्लोन, ये शब्द कल भी आया था, क्लोन कहते हैं। तो आइए इसको पहले एक एक करके बारी बारी से देखते हैं कितने प्रकार से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतने प्रकार हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें पहला है बाइनरी फ्यूजन, जो कि है द्विविभाजन। अगला है बडिंग यानी मुकुलन। अगला है जेम्यूल, उसको जेम्यूल कहते हैं या कभी कभी कलिका भी कहते हैं। अगला है स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। और लास्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधों में वर्धी जनन या कायिक जनन। अब हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली विधि है, द्विविभाजन जिसे कहते हैं। होता किसमें है? इस विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोश की जीवों में होता है। इस विधि के अंतर्गत होता क्या है कि जो जीव की कोशिका है, एक ही कोशिका की बनी हुई पूरा जो उसका शरीर है, वो विभाजित होकर के दो नई कोशिकाओं में बढ़ जाता है। और दो नई कोशिकाएं क्या होती हैं? दो नए एक कोश के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं। होता क्या है इसमें कि जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ एक खांच बन जाती है, एक गर्त या फरो जिसे कहते हैं वो बन जाती है। और धीरे धीरे वो खांच अंदर की तरफ धंसते हुए उस कोशिका को दो बराबर भागों में विभाजित करना शुरू कर देती है। बस उसी दौरान जो केंद्रक है उसका, वो भी बढ़ करके दो भागों में विभाजित हो जाता है। और एक एक केंद्रक और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेते हुए दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये दोनों कोशिकाएं कुछ और नहीं, दो नए एक कोश की जीव ही होते हैं। इसमें फिगर में जो एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण, वो अमीबा का दिया गया है। ये जो बाइनरी फ्यूजन है, इस विधि द्वारा मुख्यतः जैसा कि बताया गया कि एक कोश की जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जिसका उदाहरण है प्रोटिस्टा तथा मोनेरा। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली विधि है मुकुलन यानी बडिंग। इस विधि में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के शरीर के सतह पर बाहर की तरफ एक छोटा सा उभार, एक छोटा सा प्रवर्ध निकल आता है। और वही उभार आगे चल के परिपक्व होकर के नए जीव का निर्माण करता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहां एग्जाम्पल दिया गया है ईस्ट का। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो ईस्ट है उसके शरीर के बाहरी सतह पर एक छोटा सा उभार उत्पन्न हो गया है, जो कि बड है यानी कि मुकुलन। और अब धीरे धीरे क्या होगा आगे चल के कि उसके केंद्रक का, ईस्ट के केंद्रक का थोड़ा सा हिस्सा विभाजित होकर के उस बड में चला जाएगा। ये बड या जो संरचना आउटग्रोथ निकली हुई है, ये तब तक जीव के शरीर से जुड़ी रहती है जब तक कि परिपक्व न हो जाए। परिपक्व होकर के वो डिटैच होती है यानी अलग होती है उसके शरीर के सतह से और नए जीव का निर्माण करती है। अगली विधि क्या है? जेम्यूल। जेम्यूल भी वास्तव में एक तरह का बड ही है। कह सकते हैं कि एंडोजीनस स्ट्रक्चर है। एंडोजीनस का मतलब अंतर्जात, जहां बड एक एक्सोजीनस स्ट्रक्चर है यानी बहिर्जात, बाहर बनने वाला स्ट्रक्चर, उसके सतह के बाहर बनता है। वैसे दूसरी तरफ जेम्यूल जो है वो भी एक तरह का बड ही है, लेकिन ये अंतर्जात संरचना है यानी कि अंदर बनी हुई संरचना। इसमें क्या होता है? जीव के शरीर के अंदर किसी जगह अंदर एक उभार उत्पन्न हो जाता है और इसमें बार बार विभाजन से कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है, जो आगे चल के परिपक्व होकर के नए जीव का निर्माण करता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्पंजेस जो होते हैं, इसमें इस विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है इसका। अगली विधि है स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन। बीजाणु जनन
तो सबसे पहले जानिए कि स्पोर क्या होते हैं, यानी बीजाणु क्या होते हैं। स्पोर्स यानी कि बीजाणु क्या होते हैं, तो कुछ और नहीं है, जीव के शरीर के अंदर या बाहर उत्पन्न या निर्मित वह संरचना जिसमें एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है नए जीव को उत्पन्न करने की, और यह संरचना जो है वो उस जीव के अन्य संरचनाओं से विशेष होती है, यानी अलग होती है। और ये बनती कब है, जब एक निश्चित एज को पार करता है, यानी कि जब रिप्रोडक्शन करने लायक वो जीव हो जाता है तब। तो ये स्पोर या बीजाणु उससे डिटैच होती है, यानी अलग होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं ये। अब इसमें क्या है, बीजाणु जनन में देख रहे हैं 4 तरह की संरचनाएं लिखी गई हैं। पहला है जूस्पोर्स यानी चल बीजाणु। इसमें क्या है, जैसा कि इसके शब्द से आपको क्लियर हो रहा है, चल बीजाणु यानी कि ऐसा बीजाणु जिसमें ऐसी संरचना लगी हो जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह गमन कर पाए। तो वो बीजाणु जिसमें फ्लैजेला या सीलिया जैसी संरचना होती है जिससे वो फ्लोट करते हुए जल में आगे बढ़ पाते हैं, उन्हें कहते हैं चल बीजाणु। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का उदाहरण दिया गया है। इसमें देख रहे हैं शरीर के अंदर या वो जो क्लेमाइडोमोनास की कोशिका के अंदर उसके केंद्र के बार बार विभाजन से बहुत सारे चल बीजाणु बन गए हैं, और जब वो उसकी बाहरी भित्ति या जो उसके शरीर का या कोशिका का जो आवरण है वो जब फटता है तो बाहर निकल करके ये चल बीजाणु नए क्लेमाइडोमोनास या नए जीव का निर्माण करते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में होता है जीवों में। क्लियर। अगला है एप्लेनोस्पोर्स यानी अचल बीजाणु। देखिए अब यहां पे अब देख ले रहे हैं अचल बीजाणु, यानी कि सब कुछ वैसे ही रहेगा, ये भी एक तरह के बीजाणु ही है, लेकिन इसमें फ्लैजेला या सीलिया या कोई भी ऐसी संरचना नहीं होती है जिसकी सहायता से ये एक जगह से दूसरी जगह गमन कर पाए, तो इसलिए ये अचल रूप में पड़े रहते हैं। ये अचल बीजाणु है हिप्नोस्पोर, एकाइनेट्स। ये चारों विधियां 11th के फंजाई या एल्गी चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी, जैसा कि 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये तो 12th का है। तो अगला क्या है कि एप्लेनोस्पोर यानी अचल बीजाणु, यानी कि सब कुछ वैसे ही है, फ्लैजेला या सीलिया ऐसी कोई संरचना नहीं है जिससे वो गमन कर पाए। अब उसके बाद अगला क्या है कि हिप्नोस्पोर्स यानी सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु क्या है कि ऐसे बीजाणु जो अचल भी हैं और सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सब संरचनाएं जो है हिप्नोस्पोर और एकाइनेट्स, ये अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव के शरीर के अंदर बनती हैं। इसमें क्या होता है कि स्पोर तो बन जाता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण उसके संरचना के चारों ओर एक मोटा आवरण बन जाता है जिससे कि उसको सुरक्षा मिलती है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति हटती है तो वो इन्हीं की तरह एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर की तरह एक्ट करता है और नए जीव का निर्माण करता है। अब अगला क्या है कि एकाइनेट्स। एकाइनेट्स का मतलब वो एकाइनेट्स ही लिखते हैं। यहां क्या है कि स्पोर नहीं, बल्कि जिस कोशिका में जीव के जिस कोशिका में स्पोर बनने हैं या जिस कोशिका से प्रजनन होना है, उस कोशिका के चारों तरफ एक मोटी भित्ति, एक आवरण बन जाता है जो कि एकाइनेट्स कहलाता है। यह भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है उस जीव को सरवाइव करने के लिए। जब अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं हटती हैं, तो वो एकाइनेट्स फिर से पहले की तरह कोशिका की तरह कार्य करने लगता है और इसमें से जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर बनते हैं और उससे नए जीव का निर्माण होता है। तो ये चारों विधियां आपको फंजाई में, एल्गी में ये मिल जाएंगी। यहाँ पे जूस्पोर का दिया हुआ है। हाँ एक चीज और है, एक और है स्पोरिलेशन यानी स्पोर में, वो है कोनिडिया। इसको कोनिडिया ही लिखते हैं। वास्तव में ये भी एक तरह का अचल बीजाणु ही है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब ये भी अचल बीजाणु है और ये भी अचल बीजाणु है तो दोनों में अंतर क्या है, एप्लेनोस्पोर और कोनिडिया में? तो बस इतना समझिए कि एप्लेनोस्पोर जो है वो एक एंडोजीनस संरचना है। अभी डिस्कस हुआ था कहां पे, बडिंग और जेम्यूल में, जहां पे जेम्यूल एक एंडोजीनस संरचना और बडिंग या बड एक एक्सोजीनस संरचना है। तो वैसे ही एप्लेनोस्पोर एक एंडोजीनस संरचना है, यानी किसी जीव के कोशिका के अंदर ये बनती है संरचनाएं। और वहीं पे कोनिडिया क्या है कि उस जीव के शरीर के बाहर वो एक चेन में सजती हैं, छोटी छोटी, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। यहां पे एग्जांपल दिया गया है पेनिसिलियम का। तो कोनिडिया
भी वैसे ही एक्ट करता है जब उस जीव के शरीर से बाहर अलग होता है, टूट करके अलग होता है, तो नए जीव का निर्माण करता है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। अब अगला क्या है? फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन भी कहते हैं। इस विधि द्वारा अलैंगिक जनन आपको देखने को मिलेगा फिलामेंटस एल्गी में। फिलामेंटस एल्गी का मतलब वो एल्गी जिसके शरीर की संरचना तंतुवत होती है, लंबे लंबे होते हैं। किसी भी कारण से, प्राकृतिक जो आपदा आती है या किसी भी कारण से जब उनका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है या कट जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण करता है। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। और अगला क्या है? लास्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स भी कहते हैं, यानी पौधों में वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन। इसको हम डिटेल में देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स भी कहते हैं। हिंदी है वर्धी जनन या कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन पौधों में। अब कहते किसे हैं, ये क्या होता है, इसको जानने से पहले एक चीज जान लेनी यहां पे आवश्यक है कि कोई भी परिपक्व पौधा है तो उसके दो भाग होते हैं मुख्यतः। पहला होता है उसका वेजिटेटिव भाग और दूसरा होता है उसका रिप्रोडक्टिव भाग, यानी उसका वर्धी भाग या कायिक भाग और दूसरा उसका जनन भाग। होता क्या है कि जो जनन भाग होता है पुष्प यानी कि फूल या फ्लावर, वो उसके जनन भाग होते हैं। अब यहां दिमाग में ये बात जरूर रख लीजिएगा कि जनन भाग का मतलब यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा भाग जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो। तो फ्लावर में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है वो अभी हम लोग जान चुके हैं, थोड़ा सा आगे और डिटेल में जानेंगे। यहां बात हो रही है वर्धी भाग की। वर्धी भाग यानी कायिक भाग पौधे का, उसके द्वारा अगली संतान या जीव जो उत्पन्न होती है तो वो है वर्धी जनन। अब उसमें वर्धी भाग में, उसके कायिक भाग में कितने भाग होते हैं हम सब जानते हैं, 3 भाग, रूट, स्टेम और लीफ, यानी जड़, तना और पत्तियां। तो यहां पे उन्हीं भागों से नए पौधे का या नए जीव का निर्माण होगा, तो उसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन। तो यहां पे लिखा गया है, कहते किसे हैं, लिखे हैं कि मातृ पौधे, मातृ पौधा या जनक पौधा कह सकते हैं सीधा सा। तो मातृ पौधे के कायिक अंगों, कायिक अंगों मतलब रूट, स्टेम, लीफ, कोई भी कायिक अंगों या वर्धी अंगों द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये मुख्यतः 2 तरीकों से होता है। एक या तो नेचुरल हो जाए यानी प्राकृतिक तरीके से, प्रकृति में ऐसे ही अपने आप ही हो जाए, या तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित किया जाए, मानव द्वारा कुछ हस्तक्षेप किया जाए उसमें और उसके द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 भागों में बटा हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले नेचुरल में देखते हैं। अब नेचुरल में भी प्राकृतिक प्रोपेगेशन या प्राकृतिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी 3 विधियां हैं, उसके स्टेम द्वारा, उस पौधे के रूट द्वारा और उस पौधे के लीफ द्वारा। स्टेम यानी कि तने द्वारा इतने प्रकार के होते हैं। अब उसमें क्या क्या है कि स्टेम में राइजोम है जिसे प्रकंद कहते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, ये नए टर्म है इसलिए थोड़े से ऐसे लग रहे होंगे कि भारी भरकम कुछ है, बहुत ही सिंपल है। आगे चल के एक एक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो राइजोम है या प्रकंद, ट्यूबर, कंद, कॉर्म, घन कंद, बल्ब, शल्क कंद, रनर, ऊपरी भूस्तारी, सकर, अंतःभूस्तारी, स्टोलन, भूस्तारी और ऑफसेट भूस्तारिका। यहां एक चीज और देखिए लिखा हुआ है कि ये राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब, ये चारों जो हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम है। अभी क्या होते हैं क्लियर हो जाएगा। और बाकी चारों जो हैं रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट, ये सब एरियल स्टेम है। अब अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम ये क्या होते हैं वो समझिए। देखिए स्टेम मुख्यतः अपने उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा तना जो जमीन के अंदर दबा हुआ है, उसके अंदर और वृद्धि कर रहा है, वो फैल रहा है, चारों तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जमीन के अंदर है, तो उसे कहेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि जमीन के अंदर भूमिगत तना। अगला क्या है
कि ऐसा तना जिसका कुछ भाग एयर में है, यानी कि जमीन की सतह से बाहर है हवा में, और कुछ भाग उसका या तो जमीन को टच किए हुए है या तो अंदर दबा हुआ है, तो उसे कहेंगे सब एरियल, यानी कि उपभूमिगत स्टेम या अर्धभूमिगत स्टेम या तना। तो ये दोनों विधियों में इतने प्रकार हैं। अब ये तीसरा प्रकार क्या होता है स्टेम का, तो तीसरा होता है एरियल स्टेम, यानी कि जो वायवीय तना होता है, जैसे कि चारों तरफ जो पौधे और पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो वायु में ही उसके स्टेम खड़े हैं, वो सभी एरियल स्टेम है। लेकिन वहां पे उसका डिस्कस नहीं करना, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है अभी अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम का। एक एक करके इसको डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल जो है, वास्तव में आर्टिफिशियल टेक्निक जो है वेजिटेटिव प्रोडक्शन का, वो एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर एक चीज समझ लेनी आवश्यक है कि स्टेम और रूट में अंतर क्या होता है। यहां पर इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अंडरग्राउंड तो रूट भी होता है। तो अब यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अंडरग्राउंड है तो वो संरचना स्टेम है कि उसको रूट कहें। तो यहां पे देखिए दो संरचनाएं हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। यही दोनों वो मुख्य संरचनाएं हैं जो ये बताती हैं कि वो संरचना तना है या जड़ है। अब देखिए नोड्स और इंटरनोड्स, ध्यान से सुनिएगा, नोड्स और इंटरनोड्स जिस भी संरचना में उपस्थित हैं पौधे के वो तना है, और जिसमें ये दोनों नहीं उपस्थित हैं वो जड़ है। अब चाहे वो अंडरग्राउंड हो या एरियल हो या सब एरियल, क्योंकि कुछ पौधों के या कुछ वृक्षों के की जो जड़ें होती हैं वो एरियल भी होती हैं, जैसे बरगद और पीपल जो एरियल जड़ें निकली होती हैं उसमें से। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एयर में है तो वो स्टेम हो जाएंगी, नहीं, उसमें देखेंगे तो नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं। तो नोड्स और इंटरनोड्स अगर हैं तो स्टेम है, नहीं है तो जड़ है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों हैं क्या, नोड्स और इंटरनोड्स हैं क्या? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप देखे होंगे, कोई भी पौधा आप देखेंगे तो उस पौधे के स्टेम से जो पत्तियां और छोटी छोटी शाखाएं जो भी संरचनाएं निकलती हैं वो तने के हर एक भाग से नहीं निकलती हैं, कुछ निश्चित भागों से निकलती हैं, और जिस भाग से निकलती हैं वो थोड़ा सा गांठ जैसा होता है, उसी को कहते हैं नोड्स। यानी कि तने का वह विशेष भाग जिसमें से पत्तियां या नई शाखाएं ये संरचनाएं निकलती हैं, गांठ जैसा भाग, वो है नोड्स। और दो नोड्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा पौधा है, यहां से पत्ती निकली हुई है, यहां से निकली हुई है, तो ये पत्ती निकली हुई है यहां से, तो ये एक नोड्स, यहां से निकली हुई दो नोड्स, यहां हो गया तीसरा नोड, तो तीन नोड्स हैं। और इन दो नोड्स के बीच में ये जो भाग है, दो नोड के बीच का भाग, ये कहलाता है इंटरनोड्स। क्लियर? तो जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स ये दोनों संरचनाएं होती हैं उसे कहते हैं स्टेम, जिसमें नहीं होती हैं उसे कहते हैं रूट। क्लियर? तो अब क्या है कि अब एक एक करके हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम को देखते हैं। इसका सबसे पहला जो प्रकार है वो है क्या, राइजोम। ठीक, अब देखिए राइजोम हो या ट्यूबर हो या कॉर्म हो या बल्ब हो, ये चारों संरचनाएं अंडरग्राउंड हैं, स्टेम है अंडरग्राउंड, इसलिए ये पौधे के अंदर संचय का काम करती हैं, भोजन के संचय का काम करती हैं, और उस भोजन के संचय के कारण ये स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं, और फूली हुई संरचना मांसल बन जाती हैं और ये अंडरग्राउंड पड़ी रहती हैं। अब इनको समझने का या इनको जानने का सबसे आसान तरीका है कि इनके एग्जाम्पल या उदाहरण जाने जाए, क्योंकि इनकी परिभाषा देना बहुत लंबा हो जाएगा। इनको देख करके ही, उदाहरण द्वारा ही आप इनको पहचान सकते हैं। जैसे पहला है राइजोम, प्रकंद,
इसका उदाहरण है हल्दी या अदरक। फिगर में देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, आप देखे होंगे अदरक भी देखे हैं, हल्दी भी देखे हैं। उसमें क्या होता है कि ये भूमिगत तने ही होते हैं, भूमि के अंदर पूरा क्षैतिज ये पसरते हुए फैलते हैं पूरा चारों तरफ, और इनके बीच बीच में वही नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। अगर इनको बाहर निकाला जाए और इनको तोड़ करके फिर से भूमि के या जमीन के अंदर डाल दिया जाए, दबा दिया जाए, तो इनके उन्हीं नोड्स से ऊपर की तरफ छोटी छोटी कलिकाएं या पत्तियां निकलती हैं और नीचे की तरफ एडवेंटिटस रूट यानी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और वो प्रत्येक जो संरचना है वो नए पौधे का रूप ले लेती है। तो वो हो गया राइजोम। क्लियर। अगला है ट्यूबर यानी कि कंद। इसका उदाहरण है आलू। आप सबने देखा होगा आलू कुछ ऐसे स्फेरिकल या अंडाकार संरचना होती है, जिसके बीच बीच में आप देखे होंगे छोटे छोटे गड्ढे ऐसे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को कहते हैं आंख या आई, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। इन्हीं गड्ढों से, या इसको कह सकते हैं यही नोड्स होते हैं उसके, इन्हीं गड्ढों से आगे चल करके जब ये इनको बोया जाता है, इनकी बुआई होती है, तो इन्हीं गड्ढों से निकलते हैं छोटे छोटे पत्तियां और एडवेंटिटस रूट, और प्रत्येक गड्ढे से एक नया पौधा निर्मित होता है। ठीक। अगला है घनकंद यानी कॉर्न। इसका उदाहरण है अरबी। इसमें क्या है कि अब ये देखने में ये घनकंद और प्रकंद एक ही जैसे दिखते हैं शुरुआत में, जब छोटी इनकी संरचना होती है। लेकिन अंतर थोड़ा सा माइन्यूट क्या होता है कि जो घनकंद होते हैं कॉर्म, वो जमीन के अंदर ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, या कह सकते हैं कि नीचे की तरफ ऐसे जाते हुए वृद्धि करते हैं, और जो प्रकंद हैं वो क्षैतिज दिशा में ऐसे फैलते हुए वृद्धि करते हैं। इनमें भी इंटरनोड्स और नोड्स पाए जाते हैं, बीच बीच से कलिकाएं निकलती हैं, और उन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। अब अगला क्या है, अगला है बल्ब यानी शल्ककंद। इसका उदाहरण है प्याज। इसमें क्या होता है कि सबसे नीचे एडवेंटिटस रूट के जस्ट ऊपर बहुत ही हार्ड एक सख्त तना होता है, जिसे डिस्क स्टेम कहते हैं, और उसी के ऊपर एक छोटा सा बल्ब निकला होता है या शल्क निकला होता है, जिसके चारों तरफ शल्कों का आवरण होता है। हर एक शल्क आवरण में से छोटे छोटे बड नीचे से ही, वहीं तने से ही जो डिस्क स्टेम है वहीं से निकलते हैं, और उनसे नए पौधे का निर्माण होता है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। तो अगला है सब एरियल स्टेम यानी अर्धवायवीय तना। इसमें ये 4 दिए हुए हैं। सबसे पहला है रनर यानी ऊपरी भूस्तारी। देखिए इसमें क्या है कि जो मुख्य तना होता है पौधे का, वो पृथ्वी के सतह पर, जमीन के सतह पर ऐसे क्षैतिज दिशा में पसरता रहता है, और बीच बीच में उसके नोड से ऊपर की तरफ पत्तियां और कलिकाएं निकलती रहती हैं, और नीचे की तरफ उसके क्या एडवेंटिटस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़ें निकलती रहती हैं, और ऐसे नए नए पौधों का निर्माण होता जाता है। इसका उदाहरण है दूब घास, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। अगला है सकल यानी अंतःभूस्तारी। इसमें क्या है कि जो मुख्य तना है वो सीधे उसके सतह पे न पसर करके, जमीन के सतह पे न पसर करके, उसके अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, और नोड पे, जहां पे उसका नोड होता है, वहां पर वो ऊपर की तरफ आता रहता है, और वहां से नोड से उसके ऊपर की तरफ पत्तियां और नीचे की तरफ एडवेंटिटस रूट निकलते रहते हैं, और ऐसे नए नए पौधों का निर्माण होता रहता है। बीच से अगर काट करके हम इनको लगा दें तो अलग पौधा निर्मित हो जाएगा। इसका उदाहरण है पुदीना। अगला क्या है भूस्तारी यानी स्टोलन। स्टोलन क्या है कि इसमें जो मुख्य तना है वो ऊपर उठा हुआ होता है, यानी कि कह सकते हैं एरियल होता है। वो हर एक हिस्सा उसका जमीन से टच नहीं होता या जमीन को नहीं छुआ रहता है, ऊपर उठा रहता है उसका मुख्य तना, और नोड्स पे वो छूते हैं जमीन को, और वहीं से
उसी नोड से पत्तियां ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिटस रूट निकलते हैं और उनसे नए नए पौधों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है धुइयां। अगला है ऑफसेट यानी भूस्तारिका। ये जलीय होते हैं, आप जलकुंभी देखे होंगे, जलकुंभी इसी का उदाहरण है। तो सीधा सा क्या कह सकते हैं कि इसमें जो मुख्य तना है वो जल में ऐसे क्षैतिज दिशा में पसरता रहता है और उसके नोड्स से जो पत्तियां हैं ऊपर की तरफ और जड़ नीचे पानी में अंदर की तरफ फैलते रहते हैं या निकलते रहते हैं और इससे नए पौधे का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि रनर और ऑफसेट कहेंगे कि ये तो एक ही तरह का है, तो थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसके जो ऑफसेट जो होते हैं, जो मुख्य तना जो होता है, जो पसरता है चारों तरफ, जो इंटरनोड उसके होते हैं वो मोटे होते हैं, मोटे यानी कि फूले हुए होते हैं। बीच बीच में खाली जगह होता है जिसमें एयर भरा होता है, इसीलिए ये फ्लोट कर सकते हैं, जो जल है उसके सतह पे ये फ्लोट कर सकते हैं। तो ये इतना रहा नेचुरल तरीके से जो बाई स्टेम है, यानी कि तने द्वारा जो नए नए पौधों का निर्माण होता है या वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में पूरा डिटेल। अगला प्रकार है बाई रूट यानी जड़ द्वारा। इसका उदाहरण है शकरकंद, शतावर आदि। इसमें क्या है कि इन पौधों के जड़ों में से अपस्थानिक कलिकाएं यानी कि एडवेंटिटस बड्स और कुछ नहीं, कुछ पत्तियों का झुंड और नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और उनसे नए पौधों का निर्माण होता है। अगला है बाई लीफ यानी पत्तियों द्वारा। तो आप सबने देखा भी होगा अजूबा या ब्रायोफिलम कह सकते हैं। इनकी पत्तियां क्या होती हैं, मांसल होती हैं और इनके किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, या कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्तियों से जो ये होते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन, उनके बीच बीच में छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। इन्हीं गड्ढों में से, यहीं से एडवेंटिटस बड्स यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, यानी कि पत्तियां निकलती हैं, और एडवेंटिटस रूट्स यानी कि अपस्थानिक जड़ नीचे की तरफ निकलता है और इन्हीं से नए पौधों का निर्माण होता है। अब ये नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्या बचता है, आर्टिफिशियल मेथड यानी कृत्रिम तरीके से। तो कृत्रिम तरीके से आज हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, गुलाब का फूल, बहुत सारे पौधे ऐसे कलम बनाए जाते हैं, ये सभी आर्टिफिशियल तरीके ही हैं। इसमें हालांकि एनसीईआरटी में इसका कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए जान जाइए, ये एक होता है कटिंग यानी कलम तैयार करना, आप सब लोग जानते होंगे, गुलाब उसके लिए फेमस है ना। अगला है ग्राफ्टिंग यानी एक पौधे के तने से दूसरे पौधे का तना जोड़ देना। अलग अलग विधियों से नर्सरी में होते हैं, जो फूल का जो पौधा बेचने वाले होते हैं वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला होता है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब होता है दाब लगाना आदि। दाब लगाना क्या है कि आप लोग देखे होंगे गांव में अक्सर ये होता है, या यहां भी देख सकते हैं नर्सरी में कहीं जा करके, कि जो कुछ बड़े पौधे होते हैं उनकी कुछ शाखाएं या टहनियां पतली पतली जमीन की सतह से थोड़े ही ऊंचाई पर होती हैं। उन्हीं शाखाओं को क्या करते हैं कि जमीन के अंदर दबा देते हैं, मिट्टी से दाब लगा देते हैं। कुछ दिन बाद उसमें क्या होता है कि एडवेंटिटस रूट्स नीचे की तरफ निकल जाते हैं, उसको कट करके अलग करते हैं, तो वो नया पौधा बन चुका होता है। तो ये हो गया लेयरिंग। तो यहां पर वेजिटेटिव प्रोडक्शन इन प्लांट्स, या कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म खत्म होता है। इसके आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में शीघ्र मुलाकात होगी।